यस एजुकेशन नेटवर्क चैप्टर हमने शुरू किया है। उसमें 3 से 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन का डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम रहेगा नेटवर्क लेयर्स। इसको ओएसआई मॉडल भी कहा जाता है। हमारी भाषा में इसको हम लेयर्स बोलेंगे और टेक्निकल भाषा में इसको ओएसआई मॉडल कहा जाता है। ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन फुल फॉर्म होगा ओएसआई का, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। 70s के दौरान इस मॉडल को लाया गया था और 83 के दौरान इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। देखो यहाँ पर लिखा है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड यूजर्स इन नेटवर्क। जब नेटवर्क की बात होगी तो दो या तो दो से ज्यादा कंप्यूटर्स या तो फिर डिवाइसेस को कनेक्ट करके उनके बीच में शेयरिंग ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये मॉडल उसके ऊपर अप्लाई होगा। नेटवर्क में 2 भी कंप्यूटर हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, बराबर। तो उन सभी में इस मॉडल का इस्तेमाल 1983 से होना शुरू हो गया था। अब इस मॉडल की बात करेंगे तो ये एक लेयर्ड मॉडल है, एक के ऊपर एक लेयर रहेगी इसके अंदर, और ये लेयर 7 लेयर रहने वाली है, ठीक है। तो आगे में इसका एक छोटा सा चार्ट है, उसको हम देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। देखो ओएसआई मॉडल इस तरह से रहेगा। इसमें आप देख सकते हो ये लेयर्स है। जैसे सबसे पहली लेयर आपको दिखेगी एप्लीकेशन लेयर, फॉलोड बाय प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद में नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो दोनों वे में ये लेयर काम करेगी, सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर। मतलब जब रिसीवर सेंडर बनेगा तो रिसीवर सेंडर का काम करेगा, तब उधर से इधर, ठीक है। तो दोनों वे से ये लेयर काम करती है, दोनों एंड पर काम करेगी। बीच में कुछ लेयर्स है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे बीच का लेयर जो है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसको हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। देन नीचे में आपको 3 लेयर दिख रही है, जिसमें फिजिकल लेयर आपको दिखेगी, डेटा लिंक लेयर दिखेगी और नेटवर्क लेयर दिखेगी। इन तीनों भी लेयर को कहा जाता है हार्डवेयर लेयर्स। आफ्टर दैट ऊपर में आपको 3 लेयर दिख रही है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। इन तीनों लेयर्स को कहा जाता है सॉफ्टवेयर लेयर्स। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर के ऊपर ये लेयर्स काम करेगी, ये हार्डवेयर के बेसिस पर काम करेगी। बीच का जो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर है, जिसको हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल भी कहा जाता है। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि इन लेयर के नाम सीक्वेंस वाइज कैसे ध्यान में रखें। तो बहुत सिंपल है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड लास्ट में एप्लीकेशन, ठीक है। वहां पर तो ऐसा लिखा है, तो ये लेयर दोनों वे से काम करते हैं, इधर भी और इधर भी, दोनों वे से काम करेगी, ठीक है। तो भले ही वहां पर एप्लीकेशन ऊपर में आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर फिजिकल लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया फिजिकल लेयर, देन फिजिकल के बाद में डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर के बाद में नेटवर्क लेयर, नेटवर्क के बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट के बाद में सेशन, सेशन के बाद में प्रेजेंटेशन का लेयर आएगा, देन एप्लीकेशन का लेयर आएगा, ठीक है। इस लेयर के नाम बहुत सिंपल तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे, ठीक है। इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हो, ये ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, ठीक है। पी से आएगा यहाँ पर फिजिकल लेयर, डी से आएगा डेटा लिंक लेयर, एन से आएगा नेटवर्क लेयर, टी से आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से आएगा सेशन, पी से आएगा प्रेजेंटेशन और ए से आ जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे, ठीक है। और अगर आप इसको हिंदी में याद रखना चाहते हो तो हिंदी में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बस जो स्पीड टेस्ट होता है, जो आप स्पीड टेस्ट देते हो,
मॉक स्पीड टेस्ट, तो उसको हम ST बोल देंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उसको करना है तो उसको भी हम कर सकते हैं, जैसे AP से आप हो जाएगा, आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाओगे, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, AP आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाओगे, तो इस डायग्राम पर अप्लाई होगा वो, आप AP आप स्पीड टेस्ट ST नहीं दे पाओगे। अगर हिंदी में याद रखना है तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। इंग्लिश में याद रखना है तो प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों भी तरीके हैं जिससे आप पूरे के पूरे लेयर के नाम सीक्वेंस के साथ में याद रख सकते हो, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप उसको याद रखना चाहते हो कि इसको, ठीक है। बेटर टू गो विद दिस लेयर, ठीक है, इसके साथ में आप जाओ, इस स्ट्रक्चर के साथ में आप जाओ। तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका काम क्या होता है। लेयर तो हमने जान ली, लेयर का इंट्रोडक्शन तो हमने ले लिया, एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इधर से शुरुआत करेंगे, पहला यहाँ पर 1 दिया है तो फिजिकल लेयर से बात करेंगे। फिजिकल लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है ट्रांसमिट रॉ बीट स्ट्रीम ओवर फिजिकल मीडियम। तो फिजिकल मीडियम क्या होता है? फिजिकल मीडियम मतलब अगर मान लो मुझे 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो 2 कंप्यूटर के बीच में मुझे केबल तो लगाना पड़ेगा, इथरनेट केबल लगा सकता हूँ, नेटवर्क केबल लगा सकता हूँ, कोई तो केबल रहेगा। अगर हम बात करते हैं वाईफाई की तो वाईफाई के थ्रू भी डेटा हमारे कंप्यूटर तक आता है, तो उसके लिए भी केबल का इस्तेमाल तो होगा ही, कोई भी हो सकता है, कोएक्सियल हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक हो सकता है, तो फिर इथरनेट केबल हो सकता है। तो फिजिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाएगा, फिजिकल मीडियम का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके थ्रू कनेक्शन किया जाएगा, कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को जोड़ा जाएगा। ये सब काम होता है फिजिकल लेयर का, ये जिम्मा लेता है फिजिकल लेयर, ठीक है। तो फिजिकल कनेक्शन करवाना विद वायर, विदाउट वायर, ये सारा काम यहाँ पर फिजिकल लेयर का होगा। हमने एक डिवाइस पढ़ा था, नेटवर्क डिवाइस नाम का लेक्चर अगर आपने देखा होगा, नेटवर्क डिवाइसेस, जिसमें मैंने 10-11 डिवाइसेस नेटवर्क के पढ़े थे। राउटर क्या होता है, हब क्या होता है, देन NOS क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NIC क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, देन रिपीटर्स क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, इसके पहले लेक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। तो फिजिकल लेयर की बात करेंगे तो इस लेवल पर रिपीटर्स का इस्तेमाल होता है। रिपीटर्स एक नेटवर्क डिवाइस है जो सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक नहीं होने देता है। देन रिपीटर के साथ साथ में मोडेम भी मैंने डिस्कस किया है, तो पुराने सेशन देख लेना अगर नहीं देखा होगा तो। मोडेम जो डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करता है। बाद में जो भी केबल्स होते हैं, केबल्स का भी लेक्चर गाइडेड मीडिया में हुआ है, सारे तीनों टाइप के केबल मैंने वहां पर पढ़ा दिए, उसके सब टाइप्स भी पढ़ा दिए, कैट केबल वगैरह क्या होता है वो भी पढ़ा दिया है। तो केबल्स हो गए, रिपीटर्स हो गए, मोडेम हो गया, ये सब इस लेयर के ऊपर इस्तेमाल होगा, फिजिकल लेयर के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो कनेक्शन करने का काम है उसके लिए जो जो डिवाइसेस लगते हैं, फिजिकल मीडिया को या फिजिकल मीडियम का जो काम करेंगे, वो सारे डिवाइसेस इस फिजिकल लेयर के ऊपर इस्तेमाल होने वाले हैं। देन बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की। तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है? तो डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन नेटवर्क, डेटा किस फॉर्मेट में जाना चाहिए, ठीक है। डेटा जब नेटवर्क के ऊपर से जाएगा, अब यहाँ से मुझे यूएस में डेटा भेजना है तो ऑब्वियस सी बात है डेटा लिंक लेयर का काम रहेगा। अब चलो फिजिकल कनेक्शन हो गया, सब कनेक्शन वगैरह सब प्रॉपर है, नेटवर्क के ऊपर जब डेटा जाएगा तो उसको कैसे भेजना है, ठीक है, किस फॉर्मेट में भेजना है, वो काम किसका रहेगा? डेटा लिंक लेयर का वो काम रहने वाला है। डेटा लिंक लेयर यहाँ पर काम करेगा। देन यहाँ पर मैक, इसकी सब लेयर होती है मैक और LLC, मैक और LLC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसको कहा जाता है, ठीक है, और LLC, ठीक है, LLC एक लेयर होता है। इन दोनों भी लेयर का इस्तेमाल यहाँ पर सब लेयर के तौर पर किया जाएगा। आफ्टर दैट नेटवर्क लेयर की बात करेंगे। अब डेटा एक फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आ गया, नेटवर्क लेयर का काम शुरू हो जाएगा। नेटवर्क लेयर क्या करेगा? फिजिकल पाथ डिसाइड करने का काम करेगा। फिजिकल पाथ डिसाइड करेगा मतलब एग्जैक्टली जो भी डेटा है, अब डेटा जब भी जाता है तब पूरा डेटा एक साथ नहीं जाएगा, वो छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट होगा। अब उन पैकेट्स को फिजिकली कौन से रास्ते के ऊपर भेजा जाए ताकि वो सही डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचे, ये काम होता है यहाँ पर नेटवर्क लेयर का। और इस लेवल पर, इस नेटवर्क लेयर लेवल पर एक डिवाइस इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राउटर, ठीक है, राउटर।
तो यहाँ पर राउटर डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली उस डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कौन सा रास्ता प्रिफरेबल है। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका काम, डिसाइड्स विच फिजिकल पाथ द डेटा विल टेक। ठीक है, रास्ते तो बहुत सारे रहेंगे ना। ठीक है, तो एग्जैक्टली कौन से रास्ते से वो डेटा पहुंचेगा वो डिसाइड करने का काम राउटर करेगा। और राउटर इस केस में एक एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है जिसको हम बोलते हैं SPF, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। जो रास्ता शॉर्टेस्ट होगा वहां से डेटा जल्दी जाएगा, तो ढूंढेगा सबसे डेस्टिनेशन के पास अगर डेटा को पहुंचाना है, पैकेट को पहुंचाना है, तो शॉर्टेस्ट वे कौन सा है और उसी रास्ते से डेटा को भेजने की कोशिश करेगा। अगर वो पाथ अवेलेबल है तो बिल्कुल डेटा वहां से जाएगा, अदरवाइज दूसरा पाथ। रास्ते तो बहुत है, हजारों रास्ते डेटा को भेजने के लिए, डेटा पैकेट्स को भेजने के लिए। तो राउटर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट नाम का एक एल्गोरिथम होता है, उसका इस्तेमाल करके छोटे से छोटा रास्ता पकड़कर डेटा पैकेट को सही डेस्टिनेशन के ऊपर भेजने की कोशिश करेगा। आफ्टर दैट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को हमने बोला था कि हार्ट ऑफ नेटवर्क है, हार्ट ऑफ नेटवर्क लेयर है या तो हार्ट ऑफ OSI मॉडल है। तो इसका काम क्या होता है, ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पर दो प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होगा, एक प्रोटोकॉल होता है TCP, दूसरा होता है UDP। इसको मैं अलग से समझाता हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर दो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। अगर मैं इस ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करूंगा तो दो प्रोटोकॉल है, कौन कौन से बताया था, एक रहेगा TCP और दूसरा रहेगा UDP। TCP प्रोटोकॉल को कहा जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और दूसरा जो है UDP, इसको कहा जाता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ऐसे दो तरह के प्रोटोकॉल यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें भी याद रखना, TCP जो होता है, ये जो TCP आपको दिख रहा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये जो आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। देन ये जो आपको दिख रहा है UDP, इसको कहा जाता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ये क्यों, तो बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, तो TCP और UDP प्रोटोकॉल का जब इस्तेमाल होगा ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ही है कि जो भी पैकेट है उसका रिलायबल डिलीवरी होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट्स। ठीक है, तो उसके लिए दो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक है TCP और दूसरा है UDP। अब इन दोनों प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म अगर देखें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP का फुल फॉर्म हो जाएगा, UDP का हो जाएगा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। बट एग्जैक्टली इनको ये नाम क्यों दे दिए, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ये नाम क्यों दे दिए, तो इसको मैं समझाता हूं। देखो, अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है, बीच में नेटवर्क है, डेटा पैकेट भेजा गया, डेटा पैकेट जब रिसीवर के पास जाएगा, ये ट्रांसमीटर हो गया, ये रिसीवर हो गया। अगर मान लो इस केस में TCP का इस्तेमाल होता है, कोई पैकेट अगर यहाँ पर पहुंचता है, एक पैकेट था उसको भेजा गया, वो पैकेट यहाँ पर रिसीव हो गया, तो जैसे पैकेट रिसीव होता है तो तुरंत सेंडर को क्या मिलता है, एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिलता है कि पैकेट पहुंच चुका है, और ये दूसरे पैकेट को रेडी करता है, दूसरे को भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, दूसरा पैकेट रिसीव हो गया, तीसरा पैकेट भेजेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। अगर मान लो कोई पैकेट भेजा है और वो पैकेट रास्ते में ही गुम हो गया, नहीं पहुंचा, रिसीवर के पास नहीं पहुंचा, डेस्टिनेशन के पास वो पैकेट नहीं पहुंचा, तो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आएगा। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो ट्रांसमीटर या तो सेंडर की जब हम बात करेंगे तो सेंडर क्या करेगा, कुछ समय वेट करेगा, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, जो भी उसका समय होगा, मिली सेकंड में भी हो सकता है, उसको हम टाइम आउट पीरियड बोलते हैं। टाइम आउट पीरियड तक ये वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का। अगर नहीं आता है उतने समय में तो फिर से डेटा को या तो उस डेटा पैकेट को रिसेंड करेगा, फिर से भेजेगा। तो यहाँ पर कभी भी कनेक्शन लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर डेटा पैकेट रिसीव होता है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तो कनेक्शन कंटिन्यू होगा, जारी होगा। अगर पैकेट भेजा है इसने, डेटा भेजा है सेंडर ने, लेकिन वहां पर रिसीव नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। वेट करेगा सेंडर एक्नॉलेजमेंट के लिए, कुछ और समय देगा, अगर नहीं आता है तो ये फिर से रिसेंड करेगा। तो रिसेंड वाला जो मैकेनिज्म है, पैकेट को रिसेंड करने वाला जो मैकेनिज्म है, ये TCP प्रोटोकॉल के अंदर फॉलो होता है। इसके कारण इसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। जैसे आप डाउनलोड जब करते हो तो डाउनलोड करते समय आप डाउनलोड को पॉज कर सकते हो और 2 दिन बाद उसको रेज्यूम कर सकते हो, बराबर।
डाउनलोड हो रहा है 99% हो गया, आपने पॉज करके रख दिया, 2 दिन बाद फिर से आप डाउनलोड कंटिन्यू कर सकते हो, रेज्यूम कर सकते हो, तो 100% डाउनलोड होकर आपको डेटा मिल जाएगा। तो इस तरह का जो डाउनलोड होता है जहां पर कोई भी इंटरप्शन नहीं हो रहा है, डाउनलोड पूरा हो रहा है, रेज्यूमेबल डाउनलोड है, उस केस में टीसीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया होगा, इसलिए वो कनेक्शन कैसा है, मेंटेन है, उसमें ट्रैक हो रहा है कौन से पैकेट भेजे गए और कौन से नहीं। ठीक है, वही अगर यूडीपी की बात करेंगे तो वही केस लेते हैं, यहां पर सेंडर है, यहां पर रिसीवर है, सेंडर ने पैकेट भेजा, रिसीवर को मिला, रिसीवर कोई एक्नॉलेजमेंट वगैरह यहाँ पर नहीं भेजता है, सेंडर पैकेट्स भेजता रहेगा, रिसीवर रिसीव करेगा नहीं करेगा वो उसकी जिम्मेदारी। तो यहाँ पर कोई भी पैकेट को ट्रैक नहीं किया जा रहा है, यूडीपी के अंदर कोई एक्नॉलेजमेंट वाला केस नहीं, कोई टाइम आउट पीरियड नहीं और कोई रिसेंट वाला मैकेनिज्म नहीं है। तो यूडीपी को इसी के कारण कहा जाता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है कनेक्शन लेस। जैसे आप ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो तो एक ही बार में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि आधा ट्रांजैक्शन आज कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन को 10 सेकंड है तो 10 सेकंड बचा हुआ ट्रांजैक्शन 2 दिन बाद करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो उस केस में यहाँ पर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा। दैट्स व्हाई यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहा जाता है। और टीसीपी में रिसेंड वाला भी मैकेनिज्म है, एक्नॉलेजमेंट वाला भी मैकेनिज्म है, यहाँ पर हर एक पैकेट को ट्रैक किया जाता है। इसी के कारण टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। 4-5 प्रोटोकॉल्स के नाम ऑप्शन में दे देता है, ऑप्शन में कौन सा मारोगे, टीसीपी। कनेक्शन लेस अगर आ गया तो कौन सा मारोगे, यूडीपी। कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लेता है, टीसीपी स्टैंड्स फॉर, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी पूछ लिया तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, बहुत सिंपल सा केस है। और दोनों भी प्रोटोकॉल कहां पर इस्तेमाल होने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं। और यही ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए, फिजिकल लेयर हो गया हमारा, डेटा लिंक लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेशन लेयर। सेशन, ठीक है, जैसे आपका अभी क्या चल रहा है, सेशन चल रहा है अपना कंप्यूटर का, नेटवर्क का सेशन चल रहा है ना, नेटवर्क में आपको पढ़ा रहा हूं तो अगले 20-25 मिनट आपको ये सेशन देखना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सेशन में रहोगे तो आपको लेक्चर मिलेगा, अगर आप सेशन में नहीं रहोगे तो आपका डेटा गया, आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगा। बस वही चीज यहां पर भी अप्लाई होगी। सेशन लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेशन लेयर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है, उस कनेक्शन को मेंटेन करता है और उस सेशन को टर्मिनेट करने का काम करता है। तो सेशन लेयर में 3 चीजें याद रखना, कौन कौन सी। सेशन लेयर मेंटेन करेगा कनेक्शन को, सबसे पहले तो एस्टेब्लिश करेगा, एस्टेब्लिश करने के बाद में मेंटेन करेगा और तीसरा टर्मिनेट करेगा। ठीक है, किसको, तो सेशन को। इन तीनों भी काम की जिम्मेदारी होती है सेशन लेयर की। ठीक है, जैसे आप जब ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन करते समय एक समय आपको मिलता है। अब जो समय आपको मिलता है, एटीएम वगैरह आप कभी गए होंगे तो एटीएम मशीन के अंदर आपने कार्ड डाला, कार्ड डालने के बाद में ट्रांजैक्शन जो है आपने पिन वगैरह सब कुछ डाल दिया, सब डिटेल डाल दिया, पैसे आने वाले हैं लेकिन समय लग रहा है, बहुत समय लग रहा है, मशीन काम नहीं कर रहा है, नेट कनेक्शन लॉस हो गया, तो एक समय होता है कुछ 30-35 सेकंड का, उसके बाद में आपको लिख के आता है टाइम आउट, सेशन टाइम आउट। ठीक है, सेशन टाइम आउट मतलब वो सेशन क्या हो गया, अभी फिर से आपको फिर से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, फिर से मेंटेन करना पड़ेगा। अगर सही समय के अंदर आपका काम होता है तो आपको पैसे मिल जाएंगे, अदरवाइज वो सेशन टर्मिनेट अगर हो गया, सेशन आउट हो गया तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले, आपके पैसे कटेंगे भी नहीं अकाउंट में से। ठीक है, तो वो जरूरी भी है। क्यों जरूरी है, इससे क्या मेंटेन होता है, इससे सिक्योरिटी मेंटेन होती है। ठीक है, तो सिक्योरिटी वाले केसेस में एक समय होता है, सेशन आउट कर दिया जाता है। जैसे आपने कई बार लॉग इन करके रखा रहता है कहीं पर किसी साइट के ऊपर, तो अपने आप आपको क्या करता है, वो साइट का सर्वर लॉग आउट कर देता है कुछ समय के बाद में। अगर आपने उसको यूज नहीं किया, आपने मान लो बंद कर दिया उस साइट को और आप बाहर चले गए, ठीक है, आप लॉग आउट करना भूल गए, तो कई सारी वेबसाइट्स होते हैं जो अपने आप उस सेशन को लॉग आउट कर देता है कुछ समय के बाद में। तो वो क्यों होता है, वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए होता है, खास करके बैंक्स वगैरह के साइट के ऊपर ऐसा होता है। आप लॉग आउट करना अगर भूल भी गए तो अपने आप वो सर्वर लॉग आउट कर देता है। तो सेशन लेयर का यही काम है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और दूसरा काम होता है सेशन लेयर का यूजर आइडेंटिफिकेशन। दूसरा काम होता है यूजर आइडेंटिफिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई साइट के ऊपर मैं जाता हूं, जीमेल की बात करते हैं, जीमेल के ऊपर अगर मैं जाता हूं
तो जीमेल के ऊपर जाने के बाद मुझे यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर जीमेल के अंदर यूजर नेम पासवर्ड मैं नहीं डालता हूँ तो मुझे मेरा सेशन शुरू ही नहीं होगा, मेरा इनबॉक्स मुझे दिखेगा ही नहीं, मैं किसी को मेल भी नहीं कर सकता है। तो लॉगिन से लेकर लॉगआउट तक का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं सेशन, ठीक है। और सेशन में पहले तो सेशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा, बाद में मेंटेन किया जाएगा, बाद में टर्मिनेट किया जाएगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेशन लेयर की होती है। और दूसरा काम मैंने क्या बताया, यूजर आइडेंटिफिकेशन। तो लॉगिन पासवर्ड डाल के आप क्या कर रहे हो, आपकी आइडेंटिटी ही तो दे रहे हो, ठीक है। आपको अगर जीमेल के ऊपर अकाउंट ओपन करना है तो पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, आपको ओटीपी वगैरह आता है, बाद में आपको यूजर नेम पासवर्ड सेट करना पड़ता है और उसी को डालकर आप सेशन को एक्सेस कर सकते हैं, जीमेल को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका आइडेंटिफिकेशन उससे होता है। तो सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजर आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज इट मेंटेन्स द कनेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशन, ठीक है। एज वेल एज इट एस्टेब्लिश्ड द कनेक्शन, मेंटेन्स द कनेक्शन एंड टर्मिनेट्स द कनेक्शन, ठीक है। आफ्टर दैट बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम अगर यहां पर आप देखोगे तो लिखा हुआ है ensures that data is in usable format and it is where data encryption occurs, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर की बात करते हैं। जब मैं डेटा भेजता हूं, अगर मैंने यहाँ से पीडीएफ भेजा किसी को मेल में या तो कैसे भी पीडीएफ अगर भेजा, व्हाट्सएप में भी भेजा, तो ऑब्वियस सी बात है आगे वाले को पीडीएफ ही मिलना चाहिए, आगे वाले को ऐसे टेक्स्ट नहीं मिलना चाहिए, पीडीएफ ही मिलेगा। अगर यहाँ से मैं वीडियो भेजता हूँ तो आगे वाले को वीडियो ही मिलना चाहिए। मतलब जिस फॉर्मेट में मैं डेटा भेज रहा हूँ वही फॉर्मेट में रिसीवर को वो डेटा मिलना चाहिए, है ना। तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का, ठीक है। जो यूजर का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में डेटा मिलेगा। जब मैं यहाँ से कोई वीडियो भेजता हूँ तो एक साथ तो जाएगा नहीं, वो उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, सेगमेंट्स बनेंगे, पैकेट्स बनेंगे, फिर जाकर वो नेटवर्क के अलग अलग रास्ते के ऊपर से जाएगा, राउटर अपना काम करेगा, हब अपना काम करेगा, अलग अलग पोर्ट से होते हुए जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो डेटा पूरा वीडियो फॉर्मेट में ही आगे वाले को मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेजेंटेशन लेयर की। साथ साथ में प्रेजेंटेशन लेयर सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। प्रेजेंटेशन लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट वाला काम है डेटा को एनक्रिप्ट करना। प्रेजेंटेशन लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रिप्शन भी होगा। एनक्रिप्शन कहां पर होता है, एनक्रिप्शन सेंडर्स एंड पर होता है, जो भी सेंडर होगा उसके एंड पर एनक्रिप्शन होगा और रिसीवर एंड पर डिक्रिप्शन होगा। आप व्हाट्सएप अगर इस्तेमाल करते हो तो वहां पर आपको एंड टू एंड एनक्रिप्शन ये वर्ड आपको दिख जाता है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। योर मैसेज इज सिक्योर्ड बाय एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो ऑब्वियस सी बात है ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहाँ होता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर होता है, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक। इसको एनकोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हैं। अब ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या है, तो बहुत सीधी सी बात है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर जब डेटा सेंड करेगा तो वो रीडेबल फॉर्मेट में होगा, और जो रीडेबल फॉर्मेट होता है उसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट इसको पढ़ा जा सकता है। जैसे व्हाट्सएप में जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें मैंने एक मैसेज टाइप किया हाय, तो वो मैसेज ऑब्वियस सी बात है मैं भी पढ़ सकता हूँ, मेरे बाजू में जो व्यक्ति है वो भी पढ़ सकता है। तो रीडेबल फॉर्मेट में होता है, और जो रीडेबल फॉर्मेट में होता है उसको हम प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। जब उस मैसेज को मैं सेंड करता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू तो तुरंत उसके ऊपर एक एल्गोरिदम अप्लाई हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है, और जो भी मैसेज था मेरा, जैसे ये मैसेज था हाय, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक एनक्रिप्टेड मैसेज में, ठीक है। उसके ऊपर अप्लाई हो गया एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, और जैसे ही एनक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई हो गया तो ये प्लेन टेक्स्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एनक्रिप्टेड टेक्स्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे हो जाएगा 9XFTV4, ठीक है। भेजा तो था मैंने ये वाला मैसेज जो रीडेबल था, लेकिन जब वो नेटवर्क से जाएगा, इंटरनेट से होते हुए जाएगा, तब इस फॉर्मेट में जाएगा। अब इस मैसेज को अगर इंटरनेट के ऊपर किसी ने एक्सेस कर लिया और पढ़ने की कोशिश किया तो उसको थोड़ी ना पता कि ये हाई का कोड है ना, हाई का एनक्रिप्टेड फॉर्मेट है, वो तो ये पढ़ पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक सिक्योरिटी मिल गई नेटवर्क के ऊपर। अब ये मैसेज नेटवर्क के ऊपर से जाएगा, जो भी वैन है वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क,
इंटरनेट उसके ऊपर से जाएगा तो यही मैसेज जाएगा। देन यहां पर रिसीवर रहेगा, रिसीवर के पास जब ये मैसेज आएगा तो ऐसे ही आएगा 9XFTV4 एनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा। और जैसे ही रिसीवर के डिवाइस के ऊपर ये आएगा, यहाँ पर एक एल्गोरिदम अप्लाई होगा और उस एल्गोरिदम को हम लोग बोलते हैं डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम का काम क्या रहेगा? डिक्रिप्शन एल्गोरिदम इस मैसेज को, एनक्रिप्टेड मैसेज को कन्वर्ट कर देगा रीडेबल फॉर्मेट में, जो कि ये था। तो जो मैसेज भेजा था वही मैसेज यहाँ पर मिलेगा, लेकिन बीच में वो मैसेज किस फॉर्म में रहेगा? एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। एनक्रिप्शन सेंडर एंड पर अप्लाई होगा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, और रिसीवर एंड पर डिक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई कर देगा, जो इस टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में फिर से कन्वर्ट कर देगा। तो भेजा था मैंने प्लेन टेक्स्ट, मिला भी प्लेन टेक्स्ट, लेकिन जब इंटरनेट की बात हम कर रहे थे, जब इंटरनेट के ऊपर वो मैसेज घुमा तब वो प्लेन टेक्स्ट नहीं था। तो वो टेक्स्ट कौन सा था? तो इस टेक्स्ट को हम लोग बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। ठीक है, तो एनक्रिप्शन क्या होता है? अगर मैं बात करता हूं कि एनक्रिप्शन क्या होता है, तो एनक्रिप्शन का मतलब होता है कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट, कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट अगर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनक्रिप्शन। वही अगर मैं बात करता हूं डिक्रिप्शन क्या है, तो डिक्रिप्शन का मतलब होता है कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट, कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, तो सेंडर एंड पर इस्तेमाल होगा एनक्रिप्शन, रिसीवर एंड पर इस्तेमाल होगा डिक्रिप्शन। ठीक है, तो ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आपको समझ में आया होगा। तो ये जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है, ये प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर होता है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर की का भी इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी की, उसी के थ्रू एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है। इसमें भी की के टाइप होते हैं, पब्लिक की होता है, प्राइवेट की होता है। ठीक है, पब्लिक की जो होगी वो सभी के लिए होगी, सेंडर रिसीवर दोनों उसको एक्सेस कर सकते हैं, और प्राइवेट की जो होती वो दोनों की भी अलग अलग होगी, सेंडर की अलग होगी, प्राइवेट की, रिसीवर की अलग होगी। तो जब भी एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होगा तो पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है ना, प्राइवेट की है तो सेंडर की अलग होगी, रिसीवर की अलग होगी, प्राइवेट होगी। और पब्लिक की बात करेंगे तो मतलब दोनों को पता रहेगा। तो पब्लिक की का इस्तेमाल किया जाएगा एट द टाइम ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, और प्राइवेट की का इस्तेमाल किया जाएगा उसको डिकोड इनकोड या तो डिकोड करने के लिए सेंडर एंड पर या तो फिर रिसीवर एंड पर। ठीक, अब देखो यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर का काम हो गया। उसके बाद में आगे में हम बढ़ते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर यहाँ पर सीधा सीधा जैसे वेबसाइट है, तो वेबसाइट को जब मैं एक्सेस करता हूँ तो स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई वेबसाइट आएगी, या तो फिर मोबाइल के थ्रू मैं ऐप का इस्तेमाल करता हूँ, तो उन ऐप्स का इस्तेमाल करके मैं मेरा मैसेज भेज सकता हूँ या तो मेरा डेटा रिसीव कर सकता हूँ। तो जो सॉफ्टवेयर रहेगा, सॉफ्टवेयर का जो काम रहता है या तो फिर वेबसाइट का जो काम होता है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जहाँ से होता है वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू होता है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे फेसबुक एक्सेस करना है तो इंटरनेट कनेक्शन मेरे कंप्यूटर में है, तो www.facebook.com जैसे मैं टाइप करता हूँ एड्रेस बार के ऊपर, वैसे फेसबुक खुल जाएगा, है ना। फिर उसके ऊपर यूजर नेम पासवर्ड मुझे डालना पड़ेगा, तब जाकर मुझे मेरा फेसबुक का अकाउंट मिलेगा। तो ये जो सारी प्रोसेस हो रही है वो फेसबुक के वेबसाइट के थ्रू हो रही है या तो फेसबुक के ऐप के थ्रू हो रही है, और यही से एक्चुअल ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर में आएगा, प्रेजेंटेशन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन ये भी सॉफ्टवेयर में आएगा, सेशन को मेंटेन करना, टर्मिनेट करना, यूजर आइडेंटिफिकेशन ये भी सॉफ्टवेयर में ही आएगा। हार्डवेयर में फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, यहाँ पर सब रास्ते डिसाइड करना, राउटर का इस्तेमाल करना, मोडेम का इस्तेमाल करना, केबल्स का इस्तेमाल करना, ये सारे डिवाइसेस हार्डवेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर हार्ट ऑफ दिस नेटवर्क लेयर, जहां पर टीसीपी और यूडीपी दोनों प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड, यूडीपी कनेक्शन लेस। सारे काम मैंने इसमें बता दिए, तो ये सारे लेयर्स यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा डिटेल में मैंने सारी चीजें बताई, इसको अच्छे से देखिए। कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। कुछ अगर आपको एडिशनल कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर भी आप
कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।